ओके, तो कल हमने पढ़ा था कि ईएम वेव का ओरिजिन क्या है, कहाँ से प्रोड्यूस हुई। हमने देखा कि changing electromagnetic fields can produce each other and then that disturbance is able to propagate through the vacuum में भी चलता है। ओके, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान दो। and EM wave doesn't need a medium. Electric field produces magnetic field produces electric field. Important बात। अब थोड़ा सा ना इसको एक इमेजिनेटिव वे में अगर हम देखें, इट कैरीज एनर्जी, इट कैरीज, डज इट कैरी, देखो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी है, याद है कि नहीं? जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे भी। तो अगर एक ईएम वेव है, it's also sending electric magnetic fields into space. That means it's also able to send energy with it. ठीक है कि नहीं? Let's focus on that first of all. कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E होता था, कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती थी इसकी? याद आया कि नहीं? दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी कैरीड है, ठीक है, ये तब जब E एंड B क्या है? यूनिफॉर्म। यानी कि अभी E है तो बाद में भी E है, आगे पीछे भी E, ठीक है कि नहीं? स्पेशली एक पॉइंट पे कांस्टेंट E चेंज नहीं हो रहा है, ऑल थ्रू द टाइम E is constant, all through the time B is constant. ये तो constant electromagnetic fields हैं, तो they have an energy stored in them as this per unit volume, energy densities है, ठीक है? दूसरी चीज, अगर मेरे पास साइनोसॉइड से x पे है E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैंने कल बोला था कि साइनोसॉइडल वेव ऐसे डिफाइन की जाती है। ओके, K is equal to 2 pi by lambda. Lambda is the wavelength of the wave. In this case, कौन सी wave? Electromagnetic wave. Omega is 2 pi by T. That is 2 pi into F. F is frequency of the wave. In this case, कौन सी wave? Electromagnetic wave. ठीक है? और तो और अगर हम स्पीड देखें, स्पीड ऑफ द वेव दैट इज ओमेगा बाय के, ये सभी वेव्स के लिए होता है, तो ईएम वेव कोई डिफरेंट नहीं है। इट इज अ वेव, दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी चीजें सेम रहते हुए मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत हो गया बेटा, है ना? एक्स वाई जेड, ये जो वेव है ये किस एक्सिस में जा रही है? एक काम करो, इसको जेड कर देते हैं, तब ठीक रहेगा। ओके, दैट्स इट, इसको z कर दो बाय द वे। तो x एंड बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के z माइनस ओमेगा टी। मैं जानबूझ के हाईलाइट करना चाह रहा हूं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट्स हैं, एक x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। तो x क्रॉस y इज इक्वल टू z पे वेव ट्रेवल करेगी। सही बात नहीं? कल बोला था मैंने E क्रॉस B रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। बाकी ये वेव कंपोनेंट्स हैं, जो एक वेव का होता है, ये वेव लेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड है, बाकी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं जो हम पहले भी जानते हैं। स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। क्लियर है कि नहीं? ओके, और यहां तक ये तो चलो वेव उठाई हमने। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, अब मेरी बात इंपॉर्टेंट ये थी करनी मुझे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इट यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट? इज इट कॉन्स्टेंट और नॉट? मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, is it constant or it is changing? It is changing, प्लीज, है ना? घबराओ नहीं बोलने से ये चीज। साइनोसॉइडली चेंजिंग। कैसे? साइनोसॉइडली। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसॉइडली चेंज होता है तो उसके बदले एक कांस्टेंट वैल्यू कौन सी मानी जाती है? एवरेज या आरएमएस? समझे मेरी बात की नहीं? ठीक है, अगर एनर्जी के केसेस में, एनर्जी की सिचुएशंस में, इफ यू वांट, एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर ये साइनोसॉइडल है तो हम क्या यूज करेंगे इसके बदले? आरएमएस वैल्यू, बिकॉज हमको पता है कि यार ये फिक्स नहीं है, इट इज चेंजिंग। तो अगर हम इसके बदले एक यूनिफॉर्म यानी कि एक एवरेज वैल्यू लेना चाहें तो वो एवरेज हम आरएमएस की टर्म्स में लिखेंगे। तो मैं कहूंगा ठीक है, एक ई एम वेव विच इज साइनोसॉइडल
carries average electrical energy per unit volume as 1/2 epsilon naught ERMS का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? डन। अब आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो चलो बुक में भी दिया है EX/VY, और तो डायरेक्शन इज इन द Z एक्सिस, पॉजिटिव Z एक्सिस। इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कुछ तो ये बात भी और क्लियर हो जाएगी कि मतलब क्या है इसका फर्दर डिटेल में। फिलहाल आप ये समझ लो कि हाँ भाई एनर्जी कैरी कर रहा है। इसके लिए क्या प्रूफ है हमारे पास? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम स्पेस हैज एन एनर्जी कंटेन्ड इन इट, and when an EM wave travels into different areas of space, it carries that energy because of the existence of energy associated with electric and magnetic fields. अगर उनमें एनर्जी है तो वे में क्यों नहीं होगी? बात सिंपल सी है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास इतना ही समझ आया हमको EM वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। जो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, that they are able to carry energy by means of their electric field. फर्स्ट तो क्या यही है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो भी अपनी एनर्जी कैरी करेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं कहूंगा यार तो फिर यू बी भी लिखो, 1/2 म्यू नॉट, और क्या लिखूं? BRMS का स्क्वायर, बिकॉज ये भी कौन सा फील्ड है? वेरिएबल फील्ड है। तो एनर्जी केसेस में हम ऐसे केस में RMS वैल्यू लेते हैं। साइनोसॉइडल के केस में RMS वैल्यू 1/√2 होती है पीक के हिसाब से। सही बात है कि नहीं? तो वी शैल रीराइट दिस होल थिंग। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं, मेरा एक्चुअल टॉपिक ये है, ये तो मैंने चलो साथ में बता दिया कि भाई साइनोसॉइडल है, ये कुछ क्वांटिटीज हैं, इसकी नथिंग स्पेशल अबाउट इट। तो मैं कहूंगा द टोटल एनर्जी कैरीड बाय एन EM वेव इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पार्ट विच इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0/2 का होल √2 का होल स्क्वायर, सॉरी। ठीक है कि नहीं? क्यों? RMS इज पीक बाय √2 प्लस 1/2 म्यू नॉट इंटू B0/√2 का बेटे होल स्क्वायर। किसी को कोई जवाब, कोई परेशानी? क्लियर है बेटे? ओके, तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा यार ठीक है यार, इट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट B0 स्क्वायर। लेकिन आप फिलहाल बिना प्रूफ के, बिना इस चीज के इतना समझ लो, बोथ ऑफ दीज एनर्जीज आर इक्वल। क्या है दोनों? ये बात ध्यान रखना। ठीक है, UE इज इक्वल टू UB, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, EM वेव्स के लिए UE शुड बी इक्वल टू UB। उसके पीछे वजह ये है बेटे दैट B0 इज इक्वल टू E0/C। ये ध्यान रखना, ये रेशियो। ओके ओके। और दूसरी बात, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज 1/√ ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम। ओके, और अगर वैक्यूम ना हो तो स्पीड बदल जाती है म्यू इनटू एप्सिलॉन, बिकॉज मीडियम बदल जाता है तो उससे फर्क पड़ता है, लेकिन दैट डजंट मीन मीडियम जरूरी है, उससे फर्क। ये वाली इक्वेशन से आप ये इसके बराबर प्रूव कर सकते हो, इससे और इससे। ठीक है कि नहीं? आई विल शो हाउ, बट जस्ट अ मोमेंट, नोट कर लो फिर। सच कहूं तो आप अगर ये प्रूव ना भी कर सको, एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर इट। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट टू हैव एट दिस स्टेज कि ठीक है, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जीज, एवरेज सॉर्ट ऑफ एनर्जीज आर इक्वल। ठीक है, ओके। और कुल मिला के अगर मैं अब इक्वल ही मानूं इसको, ठीक है, तो मैं इसी को डबल कर दूं या इसी को डबल कर दूं, चलेगा। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन EM वेव इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 मीन्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट B0 स्क्वायर। ये बड़ी खास बात है बेटे, नोट कर सकते हैं।
दैट्स ऑल इन इट। एक ही पेज पे आ गया ये। तो हमारा टारगेट क्या था, टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना। वो सीधे सीधे ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैरी की है या मैग्नेटिक फील्ड ने कैरी की है। ये जो वेरिएशन आई है इट इज सॉर्ट ऑफ स्वैपिंग की इलेक्ट्रिकल ने मैग्नेटिक के पास शेयर कर ली या वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना मैं इसमें ज्यादा मतलब बोलते नहीं, वो यूं ही नहीं कुछ बोलना चाहूंगा, है ना। ओके, तो एक चीज हमने देखी, एक तो ईएम वेव ट्रेवल करती है द स्पीड ऑफ लाइट। मैग्नेटिक फील्ड की अपनी प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी प्रॉपर्टीज है, बट दे गिव राइज टू ईच अदर। Their ratio of magnitudes is connected by this constant, ना, रेशियो है इनका। और या ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से वैल्यू में बहुत कम है, लेकिन एनर्जी इक्वल कैरी करता है। ठीक है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं होती है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करने के लिए, ध्यान रखना। और बाकी स्पीड ये है, चलो चीजें, इट्स इंपॉर्टेंट कि वी आर सेइंग that when an EM wave travels, light कह लो, light included, it carries energy। ठीक है क्या नहीं। मैं चाहूंगा आप इसमें एक विजुअलाइजेशन करें, है ना, ध्यान रखना। मान लो एक पैरेलल बीम ऑफ EM वेव्स आ रही है, बीम मतलब मान लो लाइट वेव्स ही आ रही है। मैं कह रहा हूं, मैंने पैरेलल माना, पैरेलल हमेशा नहीं होता। सपोज एक सोर्स, पॉइंट सोर्स है, तो उससे कैसे निकलेगी लाइट, ऐसे। या मान लो एंटीना है कोई, उससे रेडियो वेव्स जो निकलती हैं वो जरूरी थोड़ी है वो पैरेलल निकले। इट्स एज्यूम फॉर नाउ फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, आप बेटे ऐसा समझ लो कि इसमें एनर्जी डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। या तो ये या तो या, कैन आई स्टिक विद दिस फॉर नाउ, चलेगा, है ना, समझते हो ना, ये भी है, एक ही बात है, इसको या इसको। ठीक है, तुम ऐसा समझ लो कि ये जो रेडिएशन आगे चल रही है किस स्पीड से चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट, लेट्स से वैक्यूम में चल रही है। ठीक है कि ऐसा लग रहा है कि एक पानी की धार जैसी जा रही है। इमेजिन करो इस चीज को। देयर इज अ ट्यूब ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली क्रॉसिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट बिट। दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी को टफ लग रहा है ये समझना, मिनरवा क्लियर है बेटे, सुवीर, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। आप इमेजिन कर सकोगे अब लाइट को, देखो जब भी आप टॉर्च फेंकते हो किसी चीज पे, व्हाट यू आर थ्रोइंग इज अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी। समझ गई मेरी बात, ठीक है कि नहीं। ये एनर्जी फ्लो करती रहती है, सोर्स से निकलेगी और किस पे फ्लो करेगी, मान लो जो भी यहाँ पे, मान लो मैंने एक प्लेट रखी है यहाँ पे जो एब्जॉर्ब कर रही है इसको, एब्जॉर्ब कर रही है इसको। ठीक है कि नहीं। तो जब आप एक प्लेट पे या एक बॉडी पे लाइट फेंकते हो, यू आर थ्रोइंग अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी ऑन इट। ठीक है, वो एनर्जी कितनी है, दिस पर यूनिट वॉल्यूम, ये मत भूलना, उसकी डेंसिटी इतनी। ठीक है, हाँ या ना, ओके। अब अगर मैं कहूं टाइम टी के लिए, अगर मैं अलाउ करूं इस बीम को यहां हिट करने में, कितने टाइम के लिए, टाइम टी के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कलेक्ट कर लेगा, एनर्जी रिसीव्ड इन टाइम टी बाय दिस, लेट्स से इसका एरिया ए है बच्चों। ठीक है कि नहीं, ध्यान दो ध्यान दो, देखो लेट्स से मैं कहूंगा इन 1 सेकेंड कह लो, इन 1 सेकेंड कह लो, क्या फर्क पड़ता है। 1 सेकेंड में मुझे ये बताओ बेटे, कितना लंबा ट्यूब का एनर्जी खाली होगा इस पे 1 सेकेंड में, सी मीटर्स, देखो ध्यान से, सी मीटर्स पर सेकेंड, सी समझ रहे हो, 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में चलता है। दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर। इफेक्टिवली ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली समझो एज इफ कि 3 × 10⁸ मीटर लंबा एक ट्यूब है, उसमें एनर्जी डेंसिटी कितनी है, इतनी। मान लो मास ही होता तो मैं मास डेंसिटी मान लेता, ठीक, लेकिन ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। एक फील करो बच्चे, जैसे आप उस रोशनी में खड़े हो, फील करो उस एनर्जी को आपके अराउंड क्रॉस हो रही है। ठीक है कि नहीं। तो मैं कह रहा हूं एक ट्यूब है कितना लंबा, इतने मीटर्स का। ठीक है कि नहीं, सी मीटर्स, और कितने टाइम में खाली होगा वो इस पे, 1 सेकेंड में। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना, 1 सेकेंड में बोला, इन 1 सेकेंड
इन 1 सेकेंड, तो मैं कहूंगा अगर ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कितना होगा इस ट्यूब का बेटे? एरिया इंटू सी। सही बात है कि नहीं? तो एनर्जी रिसीव्ड इन 1 सेकेंड, एनर्जी per second received by the area is equal to this energy density, that is U bar into area मेरा बच्चा into C। ठीक है कि नहीं? You can call it, क्या होता है एनर्जी पर यूनिट? एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर। ठीक है, दिस इज power that is received by an area that is exposed to this energy, simply इसको absorb करेगा। क्या करेगा इसको? absorb। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है कि नहीं? ये इमेजिनेटिव पार्ट है, प्लीज आई वांट यू टू कीप इट इन माइंड, है ना? मैंने ये सिर्फ पावर रिसीव्ड बोला बेटे, ये जरूरी नहीं है सन की सारी एनर्जी हम तक पहुंचे। कि पहुंचती है? नहीं, बहुत कम पहुंचती है, ये तिनका है। लेकिन जो, चलो ठीक है, मान लो जो हम पे पहुंच रही है वो मान लो एक पैरेलल बीम है, बस ऐसे समझ लो। ये नेचर बहुत मैजिकल है, बहुत ज्यादा मैजिकल। सोचो कैसे, क्या बता रहा हूं मैं तुमको। इजंट इट डिफिकल्ट टू इवन इमेजिन? सोचो कि लाइट ऐसे, ठीक है, अगली बार जब टॉर्च जलाओगे ना, बढ़िया सी टॉर्च देखना, बड़ा सही लगेगा तुम्हें, फील आएगी, अच्छा मैं ये एनर्जी फेंक रहा हूँ। सही बात है ना? देखो कैसे एक टॉर्च के अंदर जो सेल्स हैं वो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं रेडिएशन, मतलब हीट में और रेडिएशन में, और फिर वो रेडिएशन ट्रेवल करती है। करती तो है, हमें फील नहीं हो रही वो बात अलग है, लेकिन करती है, ध्यान है, ठीक है? ये समझ आया? Now let's define one more quantity, that is intensity. Intensity is power received per unit area, that is energy density into speed of light। ठीक है, नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो हमारा सारा का सारा जो आर्गुमेंट है वो ये है कि क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, दे कैरी एनर्जी, हेंस रेडिएशन एंड लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो कैरी एनर्जी। मेरा बच्चा क्लियर है कि नहीं? ये एक वेव है, फिलहाल क्या हमारे लिए एक वेव, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? दिस इज नोन एज इंटेंसिटी आई, दिस इज पावर पर यूनिट एरिया। नोट कर पा रहे हो? ठीक है, अब देखो कोई भी रेडिएशन अगर मैं बोलूं, सबसे पहले ध्यान देना, इफ द टोटल एनर्जी is u, then the momentum is equal to u by c। सुना है कभी ये? momentum carried by a wave or electromagnetic wave is its energy per unit speed। आप ऐसे ध्यान देखो बेटे, 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें से अगर मैं वेलोसिटी हटा देता तो ये कौन सा यूनिट बचता? मोमेंटम। तो ऐसे याद रखो, ये है नहीं काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, ओके? बात क्लियर है? आई डोंट वांट टू कंफ्यूज एनीवन, नो नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एनर्जी बाय स्पीड क्या ही होगा? फाइनली मोमेंटम ही होगा यूनिट से। वेव्स के लिए मेरा बच्चा, ईएम वेव्स के लिए, सॉरी नॉट वेव्स, वेव्स के लिए एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इज गिवन मोमेंटम। ठीक है कि नहीं? तो क्या क्या कैरी करता है ये देखो ध्यान से, एनर्जी कैरी करता है एंड हेंस पावर डिलीवर करा इसने, इसकी इंटेंसिटी होती है, ठीक है, एट एन एरिया। आप कह सकते हो पावर रिसीव पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी मेरा बच्चा। और तो और क्या कैरी कर रहा है? मोमेंटम। ठीक है, सो रेडिएशन कैरीज एनर्जी, में रेडिएशन क्यों बोल रहा हूं बार बार, चलो नेवरदलेस एन ईएम वेव कैरीज एनर्जी, पावर, ऑफ कोर्स एनर्जी तो पावर है ही है, इंटेंसिटी है इसकी, ये तो चलो कैरी वाली बात नहीं है, एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट कैरीज एनर्जी एंड इट कैरीज मोमेंटम, ये टोटल एनर्जी बाय स्पीड।
ठीक है कि नहीं, ये एनर्जी डेंसिटी नहीं, टोटल कैपिटल यू। ठीक है मेरे बच्चे, अब अगर मोमेंटम है तो क्या फोर्स भी एक्सर्ट करेगा? देखो ना यार, मतलब कुछ तो होगा, मुझे नहीं पता कैसे। ओके ये हम बाद में सीखेंगे कि जब एक रेडिएशन हिट करती है मैटर को, इट चेंजेस इट्स कैरेक्टर फ्रॉम इट्स वेव इनटू अ पार्टिकल नेचर, वो बाद में सीखेंगे हम। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा, हम उसी जमाने में जी रहे हैं, उस जमाने में इतना ही पता था कि इट कैरीज मोमेंटम, एंड इफ दिस वेव और radiation or whatever is, if it hits a body and gets absorbed, तो इतना मोमेंटम मिलेगा इसको, और ओहो अगर यही वेव रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, तो द मोमेंटम ट्रांसफर्ड, इसको लिखूंगा मैं, इट इज डेल्टा पी, एंड डेल्टा पी इज 2p0, दैट इज 2u/c। समझ पा रहे हो क्या मतलब है? देखो ध्यान से, जब किसी बॉडी, यहाँ पे इस वॉल पे हमने एक बॉडी फेंकी, वॉल फेंका, अगर ये चिपक गया तो इसमें जितना भी मोमेंटम होता था वो ही मिलता था इसको, लेकिन अगर ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया तो प्लस mv माइनस mv, तो इसको चेंज कितना आ गया, 2mv। याद है रिफ्लेक्शन पे क्या होता है? ठीक है कि नहीं? ओके याद है, 10th क्लास 11th में करते हो। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है, जस्ट नाउ सेट हमें नहीं पता ये कैसे होता है, बट इतना समझ लो कि मोमेंटम जितना आया वो एब्जॉर्ब ही हो गया, तो कितना चेंज आएगा इस प्लेट के मोमेंटम में, इतना। लेकिन अगर ये आया p0 और गया वापस p0, दैट मीन इसमें कितना चेंज आया? ठीक है कि नहीं? समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? ओके यस और नो? जितना उसमें चेंज आएगा, लाइट में, रेडिएशन में चेंज आएगा, वेव में चेंज आएगा, उतना ये भी करेगा। तो उसमें प्लस p0 था, माइनस p0 है, तो उसने 2p0 लूज किया, तो इसने कितना गेन करना है? 2p0। क्लियर है कि नहीं? सुबीर क्लियर है? कनिष्क, इसने एक ही p0 लूज किया और वो किसको मिल गया? प्लेट को। दिस इज मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम। फोर्स कैसे निकालेंगे? मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, और force experienced is p naught by, let's say for the time being, delta t। से बात है कि नहीं? यस ये तो हो गया फोर्स। इस प्लेट पे एक और चीज जनरेट हो जाएगी विच इज नोन एज प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, दैट्स इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, दैट इज p naught by a delta t। ठीक है कि नहीं? I want to shrink it so that we can have a look at what we did earlier। तो ध्यान से, ये निकला u/c। अब क्या कह रहा हूं मैं? ओके अभी ये नहीं है तुम्हें रिजल्ट याद रखने को, है ना, मैं जस्ट समझा रहा हूं कि p0 कब होगा, 2p0 कब। मैंने स्ट्रेट प्लेट रखा है, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो वी हैव टू डू अदर अरेंजमेंट्स, वी कैन डू दैट लेटर ऑन, अभी जरूरत नहीं, प्रॉब्लम्स में करेंगे उस चीज को, यहाँ पे नहीं। ओके तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है, अगर रिफ्लेक्ट होता तो यहाँ पे p0 के बदले क्या लिखता, 2p0, यहाँ पे क्या लिखता, 2p0। दैट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान देना, लेकिन रेडिएशन प्रेशर में क्या क्या आया? मोमेंटम चेंज। वी डोंट डायरेक्टली अंडरस्टैंड मोमेंटम, वी अंडरस्टैंड मोमेंटम एज u/c। सही बात है, तो पुट इट देयर, यहां लिख देते हैं, दिस इज u/c a delta t। यस और नो? ठीक है बच्चे, दिस इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, वो क्या होता है? पावर। ठीक है कि नहीं? दैट्स इक्वल टू p डिवाइडेड बाय एरिया a इंटू c। तो पावर बाय एरिया क्या होता है? इंटेंसिटी। So that is I/c. This is something you want to remember. Radiation pressure is I/c, और भी है बताता हूँ। Radiation pressure is I/c।
ये याद रखने की जरूरत है बेटे, पी रेडिएशन इज आई बाय सी। ये शायद तुमको डिराइव करने के लिए ना मिले, लेकिन अदर देन दैट यू कैन रिलेट टू इट। ऑल वेल, समझ आ रहा है कि नहीं बेटे अच्छे से? आई वॉन्ट टू गो बैक, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या बी नॉट स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक दूसरा क्या किया था इसके साथ, मैंने कहा था वो हिट करेगी अगर, तो जो इस एरिया ए पे जो एनर्जी हिट करेगी इन 1 सेकेंड, so that was power was equal to the energy that's hitting it per second, यानी कि energy density into the volume which is C into A in 1 second। और तीसरी चीज इसमें से निकाली P by A, that was intensity, that is U bar into C। U bar क्या है बेटे, ये बात क्लियर है कि नहीं? अब हमने निकाला इससे मोमेंटम भी था हमारे पास, P नॉट इज इक्वल टू U बाई C और 2U बाई C, रिफ्लेक्शन के केस में, एब्जॉर्प्शन के केस में। एंड पांचवी चीज मेरे बच्चों ध्यान से देखो, पांचवी चीज वाज द रेडिएशन प्रेशर, दैट्स इक्वल टू, ध्यान से देखो, I बाई C। गो बैक हियर, देखो ध्यान से, I इज U बार इंटू C, तो I बाई C क्या होगा, that is simply equal to energy density। This is interesting, ठीक है कि नहीं? तो जो रेडिएशन प्रेशर है वो क्या सीधे सीधे होता है, एनर्जी डेंसिटी आई बाई सी। जनरली आपको इंटेंसिटी दिया होगा या पावर दिया होगा, ये चीजें दी होती हैं, ये जनरली नहीं दी होती है। लेकिन अगर आपको वेव दे रखी है, क्या दे रखी है, यू शुड नॉट हेजिटेट टू फाइंड एनर्जी डेंसिटी एंड थ्रू दैट इंटेंसिटी पर यूनिट स्पीड या पर बाय स्पीड, दैट इज रेडिएशन प्रेशर। समझ गए मेरी बात की नहीं? हाँ या ना? तो इंटरकनेक्शन समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। इसके पीछे एक और मजेदार बात मैं बोलूं जो आपको शायद याद रखने में हेल्प करे बेटे। देखो तुम्हें याद है पी वी इक्वल टू एन आर टी, और ये होता था प्रेशर इनटू वॉल्यूम, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क होता था, एनर्जी होता था, याद है कि नहीं? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया इंटू लेंथ, एरिया खत्म, फोर्स इंटू लेंथ इज वर्क के जो यूनिट्स है, अगर याद हो तो दैट विल बी वेरी मच अप्रिशिएटेड। दिस इज इक्वल टू एनर्जी, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो प्रेशर क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी, यूनिट्स है कि नहीं? ओके, ये रेडिएशन प्रेशर है, दिस इज रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी, नथिंग एल्स, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आप इससे डिराइव कर सकते हो, नहीं यार, ऑफ कोर्स नहीं, ये कैसी बात है, लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशंस के थ्रू आप इतना याद रख सकते हो। तो यार रेडिएशन प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी का क्या रिलेशन था, इक्वल, दे आर इक्वल, रेडिएशन प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट nuances of EM waves. I hope you have grabbed it well, ठीक है। ओके, समझ गए कि नहीं? इसमें आपके लिए एक काम है, वो मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, वो है, बिकॉज वो मैं बता भी दूं अगर तुम्हें तो, लेकिन तुम्हें तब भी याद करना पड़ेगा उसको, ठीक है कि नहीं, कि माइक्रोवेव के क्या रेंजेस हैं, EM वेव्स में डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, ठीक है। कुछ लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, मैं एक आइडिया देना चाहूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन अदर देन दैट एक्चुअल डिटेल्स आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, जैसे रेडियो वेव्स किस रेंज में होते हैं, रेड एंड ब्लू, ये कहाँ कहाँ, फ्रीक्वेंसी का क्या स्पेक्ट्रम है इनका। मेरा बच्चा समझ आए कि नहीं आए? एनर्जी कंसिडरेशंस ऑफ रेडिएशन समझ आए कि नहीं आया? डू यू रियलाइज नाउ कि जब आप स्विच ऑन करोगे टॉर्च तो यू आर एक्चुअली थ्रोइंग एनर्जी एट द स्पीड ऑफ लाइट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट, ठीक है कि नहीं? ओके, अगर आपको इसकी डेरिवेशन समझ ना आए कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट यू वांट टू रिमेंबर इट, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ना, यू नीड टू रिमेंबर इट मेरे बच्चों। क्लियर है कि नहीं? डन। तो आई वुड लाइक टू गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ EM वेव स्पेक्ट्रम। मिटा दो बेटा। स्पेक्ट्रम मीन्स, देखो, पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी, लेट्स से 10⁻13 हर्ट से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ, गॉड नोस, बहुत हो सकती है फ्रीक्वेंसीज,
हमें नहीं पता। एवरी फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जनरली ऐसा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करने के लिए द सोर्स शुड हैव ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट इन इट, बिकॉज ये जो ईएम वेव्स जब प्रोड्यूस होती हैं रेडिएशन खास तौर से, तो वो उसके लिए हर फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर चाहिए आपको। एलसी ऑसिलेटर याद है ना? ठीक है कि नहीं? चलो, एलसी ऑसिलेटर लेकिन हमेशा नहीं होता है। अगर हमने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करनी है तो वी यूज एलसी ऑसिलेटर्स। हम कहते हैं कि ठीक है यार, एक एलसी ऑसिलेटर लगा दिया, उसको बाहर से सोर्स एनर्जी दे दी तो ये फेंक रहा है वहां से। जैसे हमारे रेडियो सिग्नल्स आते हैं, टीवी सिग्नल्स आते हैं, दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ ऑसिलेटर्स। लेकिन हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है वो 10⁻11 हर्ट्ज है, जबकि लाइट की फ्रीक्वेंसी 10⁻14 होती है। क्या होती है? 10⁻14। सो इट इज नॉट इजी टू प्रोड्यूस दिस। इसके लिए हम एटम्स का सहारा लेते हैं। तो हम एटम्स को एक्साइट करते हैं, जैसे लैंप है। ठीक है, लैंप में क्या होता है, हम किसी इलेक्ट्रिकली, हम इसके अंदर जो गैस है या इसके अंदर जो वो है, फिलहाल चलो अगर हम ये, तो चलो एलईडी है, जो ट्यूब नहीं होते हैं पुराने जमाने के ट्यूब, उनमें गैस होती है। ठीक है, तो उस गैस को एक्साइट किया जाता है, यानी कि उसको किसी तरीके से उन एटम्स को मजबूर किया, उनमें एनर्जी भरी जाती है कि वो मजबूर होकर उसी एनर्जी को रेडिएट करते हैं। वो क्या करते हैं? वो मजबूरी है उनकी। देयर इज ऑलमोस्ट नो अदर वे दे कैन get rid of that energy. They want to stabilize, they don't want to remain in those excited situations, right? तो हम जबरदस्ती बिजली से उनको झटका दे देते हैं और उनके बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? और फिर वो रेडिएट करते हैं और फिर वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? वो जो रेडिएशन है हम उसको यूज करते हैं एज लाइट। ठीक है कि नहीं? इसी तरह से हम अगर फिलामेंट जो होता है उसको भी हम जब हीट करते हैं तो उसके एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इतना एक्साइट होते हैं कि दे स्टार्ट रेडिएटिंग। कैसे? सच कहूं, we'll study about it in coming chapters, definitely atomic structure में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम 10⁻11 हर्ट्ज तक ही एलसी ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं। उससे ज्यादा हमें क्या करना पड़ता है? फिर यूज करना पड़ता है डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, एंड सम ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशंस हैं या वेव्स हैं वो है रेडियो वेव्स। क्या है वो? रेडियो वेव्स के ऊपर डिफरेंट एरियाज हैं। देन आती है विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल लाइट, इट्स आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो उसकी भी कुछ एक रेंज होती है, फ्रीक्वेंसीज की नहीं, हम रादर वेवलेंथ की रेंज देखते हैं। तो ये लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी बेटे। स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी मींस लार्जेस्ट वेवलेंथ, याद है कि नहीं? C इज इक्वल टू लैम्डा इनटू F। तो लैम्डा लार्ज तो F स्मॉल, दिस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द टाइम बीइंग। एक पर्टिकुलर वेव की अगर हम बात करें तो इफ यू वांट to have a wave, electromagnetic wave of higher frequency, then of course it's going to have a smaller lambda. If you want a lower frequency, it's going to have a larger lambda. तो बेटे विजिबल में हम देखते हैं लोअर इसमें आता है रेड और हाईएस्ट में आता है फिर वायलेट, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, इससे पीछे इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं, ये मिड फ्रीक्वेंसी है। अल्ट्रावायलेट के ऊपर आता है फिर लेट्स से एक्स रेज आएगा, फिर गामा रेडिएशंस आएगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्पेक्ट्रम। रेडियो वेव्स में काफ़ी कुछ है इसमें, यू कैन से माइक्रोवेव्स हैं और भी हैं, जैसे स्काई वेव्स, बहुत सारे जो हमारे कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो आई सजेस्ट कि आप इसको एक बॉक्स है दिया हुआ उसके थ्रू जाएंगे, एंड इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, आई सजेस्ट पढ़ लो उसको, यहाँ पढ़ाने पे बोर हो जाओगे। ठीक है, इट्स लॉन्ग फिजिक्स में ऐसे काम वैसे होते नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो एक एक करके किस वेव का क्या रेडिएशन, क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, उस हिसाब से मैंने इतना ही बोला। लो फ्रीक्वेंसी मींस लार्ज वेवलेंथ। ठीक है, तो रेडियो वेव सबसे, इनमें कई बार ना कुछ किलोमीटर भी होती है वेवलेंथ। क्या होती है? समझ रहे हो? हाँ, यस, ऐसी भी वेव्स हैं जिनकी अराउंड 1 किलोमीटर वेवलेंथ हो सकती है। ठीक है कि नहीं? जो मैंने कहा नहीं था वॉकी टॉकी। ठीक है, तो वो जो रेडियो वेव्स है उनकी लार्ज वेवलेंथ होती हैं। खास बात होती है लार्ज वेवलेंथ वाली वेव्स में कि दे कैन बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है कि नहीं? जैसे पहाड़ी में तो मैं ऐसा होता है कि कई बार घर में होता है, सिग्नल नहीं आता है फोन का। ठीक है कि नहीं?
राइट। वजह क्या है? बिकॉज नहीं पहुंचता है, वो घर के पीछे स्लैब के नीचे नहीं पहुंच पाए, ठीक है। लेकिन कुछ अगर लार्ज वेवलेंथ हो तो उसमें क्या होती है खास बात, जैसे मोबाइल सिग्नल टनल में नहीं घुसेगा, लेकिन वॉकी टॉकी सिग्नल घुसेगा टनल में, बिकॉज इट कैन बेंड अराउंड दैट एंट्री एंड गेट टू द एजेस एंड ऑफ द टनल, स्टिल यू आर एबल टू टॉक, ठीक है। इसीलिए जैसे सपोज कई बार एज अ पर्सन आई हैव बीन इन दिस फील्ड में जैसे रहा हूँ, तो मतलब पावर प्लांट्स में जैसे टनल्स के अंदर हम जाते हैं तो वी couldn't have phones which were able to communicate, तो हमें बंदे को बोलना पड़ता था वॉकी टॉकी पे मैसेज भेजो, बिकॉज अंदर मतलब टनल के अंदर से आप कुछ सिग्नल भेज रहे हो, वो बाहर आ गए। जस्ट इमेजिन, सोचो ये टनल है ऐसे, ये उसका एंट्री है, यहां से बंदे ने कुछ बोला तो वो तो यही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वॉकी टॉकी हो तो वो क्या करेगा, वो फैलता है बेटे, वो कहीं ना कहीं अगले स्टेशन में पहुंच ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। ओके, दैट इज द की कि इस प्रोसेस को, इस बेंडिंग को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इट इज द वेव फेनोमेनन, जो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आई थिंक अगले से अगले ईएम वेव्स के बाद हमने पढ़ना है रे ऑप्टिक्स, फिर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, उसमें पढ़ेंगे ये। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटे, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत कुछ है, गामा रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, विजिबल लाइट है, दे आर ऑल ईएम वेव्स, they all have the same speed in vacuum, 3 into 10 is power 8 meters per second। और क्या बोला मैंने? They have different frequencies, they have different wavelength। अगर frequency ज्यादा तो wavelength कम होगी and vice versa। क्लियर है कि नहीं? इसी तरह से हम कहेंगे कि by the way, जो हमारा visible spectrum है वो 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक होगा। तो 700 होगा रेड, तो ये होगा वायलेट, यानी वेव ठीक है कि नहीं? ठीक है, VIBGYO, हाँ रेड, ठीक है कि नहीं, समथिंग लाइक दिस। मस्ती मोड में हूँ मैं अभी, है ठीक है। और ये वायलेट, इसको जरूरत नहीं है, ध्यान रखना 400 सबसे शॉर्ट, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज उल्टी होंगी, वो निकाल सकते हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। ओके, समझ गए कि नहीं? लेकिन हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, दैट ईएम वेव्स आर वेव्स, light is an EM wave, they are waves that are produced by changing electromagnetic fields, ठीक है कि नहीं। लेकिन खास बात यह है कि लाइट और उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, अदर देन कि हमें हेल्प लेनी पड़ती है। आप बोलोगे सर लैंप से तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लैंप इज नॉट प्रोड्यूसिंग, इट इज द एटम्स इनसाइड द लैंप दैट आर प्रोड्यूसिंग दीज रेडिएशंस, ठीक है कि नहीं। आप बोलोगे कि सर हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस करने का, इट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द हेवी मेटल जिसको हम बम्बार्ड करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट्स उसको वो एनर्जी रेडिएट करते हैं। दे आर नॉट दोज मेटल्स और एनीथिंग प्रोड्यूस, द सिस्टम दैट इज प्रोड्यूसिंग। ओके, नेचर में ऐसे सिस्टम्स हैं जो रेडिएशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट विल बी ऑल। बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है? स्टडीइंग डिफरेंट एरियाज ऑफ मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि कई बार आता है, क्वेश्चन आएगा छोटा मोटा 1 नंबर का कि भाई किलोमीटर कौन सी रेडिएशन में होगा, कौन से रेंज में होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसीज होंगी या अल्ट्रावायलेट होंगी या इंफ्रारेड होंगी, ठीक है कि नहीं। कई बार इंसान फंस ना जाए, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू, एंड दैट विल बी ऑल इन दिस चैप्टर एज लॉन्ग एज माई टीचिंग इज कंसर्न। एक दिन मैं आपको दे दूंगा और परसों 2-3 दिन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम रे ऑप्टिक्स पर, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।